ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है सेपरेशन के लिए चार्ज मॉलिक्यूल्स के। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं सेपरेशन करने के लिए यूज करी जाती हैं, जिसमें क्रोमेटोग्राफी भी है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है। बट इन सब में डिफरेंसेस ये हैं कि जो अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अगर सेपरेशन करना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का चार्ज होना जरूरी है। चार्ज होना मतलब उन पे आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई चार्ज नहीं है तब मॉलिक्यूल को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक विच इज बेसिकली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स। सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में होता क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स आर डन। एंड ये चार्ज मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू माइग्रेट करते हैं, एक सपोर्ट मीडियम में माइग्रेट करते हैं। एक सपोर्ट मीडियम होता है, सपोर्ट मीडियम में माइग्रेट करते हैं और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइग्रेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा इको हो रहा है। नहीं सर, सही है। ओके। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज मॉलिक्यूल का माइग्रेशन होता है एक मीडियम के अंदर जिसको जेल बोलते हैं, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में। ओके, लेट मी म्यूट अदर्स। हमने आप सबको म्यूट करा हुआ है, आप अपने जो भी पूछना होगा आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अनम्यूट कर देंगे। ठीक है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज मॉलिक्यूल्स को का मूवमेंट कराया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशंस में। अब ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे चार्ज मॉलिक्यूल्स में आपका डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, ये सारे चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे डीएनए आरएनए आपका नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की अमाइनो एसिड प्रोटीन में ज़्यादा है। बट डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं दोनों ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना? डीएनए आरएनए नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं, बताइए, मैसेज करके बताइए चैट में कि डीएनए और आरएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। आई एम स्टिल वेटिंग। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, डीएनए आरएनए पे नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो जो फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, जो डीएनए में जो फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। और प्रोटीन्स में चार्जेस जो हैं कि उनकी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। अगर प्रोटीन में नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स जैसे कि आपका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा है तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर प्रोटीन में अगर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होगी। अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं आपके, लाइसिन है, सॉरी, हाँ लाइसिन है, उसके अलावा एक और बेसिक अमाइनो एसिड है आपका ना, हिस्टिडीन है। ये सब बेसिक चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर ये सब ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम लोग पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, यानी कुल मिला जुला के चार्ज मॉलिक्यूल का सेपरेशन करते हैं। ठीक। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सेपरेशन, एक मॉलिक्यूल के सेपरेशन को प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि घर पे आटा आता है चालने के लिए और चलने की साइज छोटी या बड़ी हो तो उससे भी फर्क पड़ जाता है ना। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड, यानी जिन मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट करना है उनकी साइज क्या है, एक मेजर फैक्टर है जो कि सेपरेशन की रेट को या सेपरेशन को मॉलिक्यूल के अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड कई सारे शेप में होता है। जब आप किसी बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं तो उसके अंदर से जो प्लाज्मिड निकलता है उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं। हम आपको एक पिक्चर में दिखाएंगे, अभी क्लास हो जाने दीजिए। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, सुपर क्वाइल्ड होता है।
तो जो सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड होता है वो बहुत सबसे पहले मूव करता है, क्योंकि एकदम कंजेस्टेड होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है, छोटा हो जाता है कॉम्पैक्ट होके, साइज उतना ही रहती है लेकिन कॉम्पैक्ट होके छोटा हो जाता है। ठीक है, वेट उतना ही रहता है, तीनों का वेट इतना ही रहता है, सुपर कॉइल्ड, लीनियर, निक सर्कुलर, बहुत सारा फॉर्म्स है, लेकिन शेप यहाँ पे अलग अलग होने की वजह से उनका जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो शेप एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल जिनको आप सेपरेट कर रहे हैं उस पर नेट चार्ज कितना है। जिस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज ज़्यादा होगा वो सबसे आगे मूव करेगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, इसको हम आगे अभी समझाएंगे फॉर्मूले से। सेकेंड थिंग, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पोर साइज ऑफ द सपोर्ट मीडियम। जो आप जेल बना रहे हैं, जो आप जेल बनाए हैं, जैसा आप लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जेल के बारे में भी, तो जो पोर साइज होता है जेल का या सपोर्ट मीडियम का, वो भी डिटरमाइन करता है कि जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना फास्ट होगा या स्लो होगा। सपोज करिए कि अगर एक आपके पास दो चलनी है और आटा एक ही साइज के है, पिसा हुआ है, एक चालनी में जो है कि आटे जो पोर साइज है बड़े हैं और एक चालनी में पोर साइज छोटे हैं, तो जो बड़े साइज वाला पोर वाला है उसमें आटे जो है कि जल्दी से आटा चल जाएगा, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर पोर साइज बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी फ्लो करेंगे, जल्दी मूव करेंगे। अगर पोर साइज छोटा होगा तो मॉलिक्यूल को मूव करने में या माइग्रेट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शनल जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है या माइग्रेशन है उसको रिटार्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान अप्लाई करा हुआ है। ठीक, बात को समझिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल पे ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा तेजी से मूव करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देंगे तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो स्पीड जो है मूवमेंट या जो माइग्रेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएंगे तो जो माइग्रेशन की रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इस चीज को हम लोग फॉर्मूले से समझते हैं। सो आई होप ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। साइज, शेप, नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, पोर साइज ऑफ द सपोर्ट मीडियम और जेल कह सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपने अप्लाई करा है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, आप लोग क्लास में है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है कि बस लॉग इन करके आप लोग ऑफ ऑफ कर लिए हैं? ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए, द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज मॉलिक्यूल इन ए मीडियम, मीडियम मतलब जेल, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई V इक्वल्स टू EQ अपॉन F। ठीक है, जहां पे V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया था, इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। Q का मतलब है जिस मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट कर रहे हैं, जिन मॉलिक्यूल्स को, उन पे नेट चार्ज कितना है। F का मतलब है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट कर रहे हैं उनका शेप कैसा है और उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ये दोनों फैक्टर्स हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को रेगुलेट करने वाले, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एंड देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी E एंड Q। किसके प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, नेट चार्ज अगर ज्यादा होगा तब भी वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल की है यानी जो माइग्रेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा। जबकि अगर मॉलिक्यूलर साइज या शेप अगर डिफरेंट होंगे, ये जो है ये दोनों फैक्टर्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज करेगा तो उसकी जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर दो मॉलिक्यूल है, एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो किस वाले मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी, जो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? हमने अनम्यूट कर दिया, आप बता सकते हैं।
सर छोटे मॉलिक्यूल, छोटे स्मॉल वाला। यस, स्मॉल मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो लार्ज मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो वेट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, अब जैसे मान लीजिए जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे हैं और हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने वाला ज़्यादा करने वाला मिल गया, जैसे फैन में होता है, तो हम उसको दिन भर बैठ के घुमाते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। एक्सपेरिमेंट तो कांस्टेंट कंडीशंस में रखा जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें, यानी फिक्स कर दें कि चलो तुम 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर के रेट से ही मूव कराओ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम E को कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, तब मॉलिक्यूल का सेपरेशन किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? केवल Q और F पे डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी नेट चार्ज पे डिपेंड हो जाएगा और किस पे? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पे। अब जैसे मान लीजिए आप प्रोटीन का सेपरेशन कर रहे हैं, चाहे डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं, तो अगर प्रोटीन का आपके पास एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन प्रोटीन का, जिसमें से आपको प्रोटीन को सेपरेट करना है, तो प्रोटीन में जनरली जो शेप होता है, जो शेप होता है मॉलिक्यूल्स का, जनरली मोरलेस सिमिलर होता है। ऐसे डीएनए में भी जो मॉलिक्यूल का शेप होता है मोरलेस सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जो मेजर डिटरमाइनर हो जाता है वो हो जाता है नेट चार्ज, और दूसरा हो जाता है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि शेप जो मॉलिक्यूल्स के मोरलेस, डीएनए का अगर आपके पास मिक्सचर है तो मोरलेस सिमिलर होंगे, प्रोटीन का मिक्सचर है तो मोरलेस सिमिलर होंगे। तो जो मेन डिटरमाइनर हो जाता है वो यहाँ पे कौन हो जाता है? मेन डिटर्मिनेंट हो जाता है यहाँ पे नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? फिर से बताएं? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जो किसी मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, या जो माइग्रेशन की रेट है, या सेपरेशन की जो रेट है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। इन तीन चीजों पे, E, Q एंड F। E जो यहाँ पे है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है। अगर आप E की वैल्यू बढ़ाएंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, तो जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है या जो उसके माइग्रेशन की रेट है वो बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, जल्दी माइग्रेट करेगा। आप जैसे अपने घर में फैन के रेगुलेटर को समझिए, आप रेगुलेटर का जब नॉच बढ़ाते हैं, उसको 1 से 2, 2 से 3 करते हैं, तो फैन की स्पीड बढ़ती है ना, वैसे ही है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल का माइग्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर नेट चार्ज मॉलिक्यूल का ज्यादा है तभी भी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एफ जो है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें उसका साइज और शेप मैटर करता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का साइज अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो कम होगी, अगर साइज अगर कम है तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक, जनरली क्या होता है कि जैसे सपोज आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सैंपल्स हैं, डीएनए का मिक्सचर है जिसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो डीएनए का जो सैंपल है आपके पास, तो डीएनए का स्ट्रक्चर मोरलेस एक ही जैसा होता है। डीएनए क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर पॉलीमर है ना, तो शेप मोरलेस एक ही जैसा होता है। तो अगर आप शेप को फिक्स कर दें और अगर ई को फिक्स कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उस कंडीशन में जो मेजर डिटर्मिनेंट हो जाता है वो हो जाता है नेट चार्ज और साइज। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा यही है। अब आप बोलेंगे कि सर हम ई को फिक्स क्यों करेंगे? तो ई को फिक्स इसलिए करेंगे कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो फैन का जो रेगुलेटर होता है उसको फिक्स करके सोते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि रात भर जो है उसको कम ज्यादा करते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में भी हम यही करते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर, फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन का रेट है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि स्पीड कम या ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो बैंड्स बनते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में उन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे E को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए और हम मान लें कि जो मॉलिक्यूल्स हम सेपरेट कर रहे हैं उनका शेप एक ही जैसा है मोरलेस, तो उस कंडीशन में जो मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए, वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज होता है और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है चार्ज और मास का या साइज का, वही मेजर डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, ओके, आई होप ये बात अब क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कि व्हाट आर दी इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले तो आपको वो मॉलिक्यूल्स चाहिए या वो सॉल्यूशन चाहिए जिनको आपको, जिनमें से मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट करना है, यानी चार्ज मॉलिक्यूल्स।
सेकेंड थिंग, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको एक पावर सप्लाई का यूनिट चाहिए, हम आपको एक इमेज में दिखाएंगे आगे। थर्ड थिंग जो आपको चाहिए, सपोर्ट मीडियम चाहिए, जिसको आप जेल बोल सकते हैं। तो जेल में आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, एगारोज जेल है, सेलुलोज जेल है, सेलुलोज एसीटेट जेल है। अलग अलग एप्लीकेशन के भी अलग अलग टाइप के सपोर्ट मीडियम या जेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए नेक्स्ट बफर। बफर भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिना बफर के इलेक्ट्रोफोरेसिस कर पाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, क्योंकि हो नहीं पाएगा, ठीक है। बफर क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। बफर में भी अलग अलग टाइप के बफर होते हैं, जैसे डीएनए के लिए टीबीई और टीएई बफर यूज करा जाता है। जो टीबीई बफर होता है वो ट्रिस बेस्ड बोरिक एसिड ईडीटीए का बना होता है। टीएई बफर जो होता है वो ट्रिस बेस्ड एसिटिक एसिड और ईडीटीए का बना होता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए ग्लाइसिन ट्रिस ग्लाइसिन बफर यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे बफर्स हैं, वो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद एक लैडर या मार्कर यूज किया जाता है। अब लैडर मार्कर के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं अभी। ट्रैकिंग डाई यूज करी जाती है, जेल कास्टिंग ट्रे एंड कोम्स यूज करे जाते हैं। ये कुछ कुछ चीजें जो चाहिए होती हैं। अब आपको बता दे रहे हैं लैडर और मार्कर। अब सपोज करिए लैडर का मतलब या मार्कर का मतलब होता है कुछ है। लैडर का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, सीढ़ी होता है, तो यहाँ पे भी लैडर का मतलब सीढ़ी ही होता है। जैसे मान लीजिए कि एक घर में सीढ़ी है जिसमें जो डंडे लगे हैं 1-1 फीट की ऊंचाई पे लगे हुए हैं। पहला डंडा 1 फीट पे, दूसरा डंडा 2 फीट पे, तीसरा डंडा 3 फीट पे, चौथा डंडा 4 फीट पे, 5 फीट पे, ऐसे करके 8-10 डंडे लगे हुए हैं, उसमें स्टेयर्स सारे लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ है और आपको पता करना है कि वो कितनी ऊंचाई पे है, तो आप लैडर से उसको नाप सकते हैं, है ना। आप उस चीज को लैडर से नाप सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि लैडर में जो एक एक जो डंडे लगे हुए हैं, जो स्टिक लगा हुआ है बीच में, जो हॉरिजॉन्टल स्टिक लगा हुआ है, वो 1-1 फीट की ऊंचाई पे है। तो जो सामान रखा हुआ है, अगर वो सामान अगर चौथे स्टिक से के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो सामान है वो जमीन के लेवल से 4 फीट की ऊंचाई पे रखा हुआ है। तो लैडर या जो मार्कर होता है, बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल आप सेपरेट कर रहे हैं उनकी साइज और स्पेसिफिसिटी को बताने के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? जो आप मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे हैं उनकी साइज और स्पेसिफिसिटी को बताने के लिए यूज होता है। आई होप ये बात आपको, लैडर या मार्कर की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रोटीन के लिए अलग लैडर्स होते हैं। प्रोटीन के लिए जो लैडर होते हैं उसमें प्रोटीन के नॉन मॉलिक्यूलर वेट के मिक्सचर होते हैं, और डीएनए के लिए जो लैडर होते हैं उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका कि जो कई सारे रेंज के होते हैं, जैसे 100 बेस का, 200 बेस का, 300 बेस का, 400 बेस का, 500 बेस का, 700, 800, 1000, ऐसे ऐसे अलग अलग रेंज के अलग अलग बेस साइज के डीएनए होते हैं मार्कर्स में, ठीक है। उसके बाद आती है बात ट्रैकिंग डाई पे। तो ट्रैकिंग डाई बेसिकली होता है कि जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल है, आप डीएनए को तो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। डीएनए या प्रोटीन को नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो जेल में कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक रन हुआ है, उसको तो आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जाइलिन साइनोल या कुमासिबुलेन ब्लू या ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ये सब डाइज हैं जिनको कि ट्रैकिंग डाई बोलते हैं, इन सबको यूज किया जाता है। तो ये डीएनए के आगे या पीछे चलते हैं। ये डाई का प्रॉपर्टी होता है कि इनमें से कुछ डीएनए के आगे चलते हैं, कुछ डीएनए के पीछे चलते हैं। तो इनके मूवमेंट को मॉनिटर करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो डीएनए या प्रोटीन जो रन हो रहा है वो कहाँ तक रन हो पाया है, और इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रैकिंग डाई, ठीक है। आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे ना, जैसे कि लोकेशन शेयर कर दिया, हम ही लोग हैं जनरली व्हाट्सएप पे लोकेशन आप शेयर कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि सामने वाला कहाँ से कहाँ तक मूव किया है। तो ये जो ट्रैकिंग डाई है, ट्रैकिंग डाई यही काम करते हैं। ट्रैकिंग डाई जो है मूवमेंट जो मॉलिक्यूल का है कहाँ तक हुआ है उस चीज को बताने का काम करते हैं। जेल कास्टिंग ट्रे या फोम्स वो सिस्टम होता है जहाँ पे आप जेल को बनाते हैं, ठीक, ओके। इथिडियम ब्रोमाइड को आप ट्रैकिंग डाई बोल सकते हैं, बट ये बेसिकली एक डिटेक्शन डाई है। जो इथिडियम ब्रोमाइड है बेसिकली एक ये जो है कि डिटेक्शन डाई है। आप इसको ट्रैकिंग डाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे जैसे, क्योंकि होता क्या है कि डीएनए के अंदर जाके इंटरकेलेट कर जाता है, तो अगर जैसे जैसे डीएनए रन होगा वैसे वैसे ये भी रन होगा, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड भी वैसे वैसे रन होगा। ऑब्वियसली पीडीएफ हम दे देंगे। तो इथिडियम ब्रोमाइड भी एक काइंड ऑफ ट्रैकिंग डाई है, बट ट्रैकिंग डाई से ज्यादा इसका यूज जो है वो एज ए डिटेक्शन के लिए करते हैं,
ठीक है, बट ट्रैकिंग डाई के तरीके से भी आप इथिडियम ब्रोमाइड को यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स क्या क्या हैं। देखिए आप लोगों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का बहुत सारा टाइप आ जाएगा। हमको याद है जब पहली बार हम बीएससी थर्ड ईयर में इस चैप्टर को पढ़ाए थे तो हमने 3 दिन लिया था, फिर हमें बाद में रियलाइज हुआ था कि नहीं 3 दिन में नहीं बताना था इसको, बहुत ज़्यादा हमने बता दिया था। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग कई सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट बेसिकली जो आजकल लैब में यूज होता है वो मेजर 2 टाइप्स हैं। और इस एक किस बेसिस पे डिवाइड करा जा सकता है इसको, उनके सपोर्ट मीडियम की बेसिस पे, यानी जो आप जेल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी बेसिस पे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पेज बोलते हैं, और दूसरा है एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें जो सपोर्ट मीडियम होता है या जो जेल होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का। सो इन पेज सपोर्ट मीडियम और जेल इज कंसिस्ट ऑफ एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड which polymerize with each other to form a solid gel। ठीक है, जो दूसरा वाला है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें जो सपोर्ट मीडियम या जो जेल होता है वो एगारोज का बना होता है और एगारोज का सॉलिडिफिकेशन होता है, एगारोज सॉलिडिफाई करके जेल बनाते हैं। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पे समझिएगा, जो पेज है पेज में पॉलीमराइजेशन होता है और एगारोज में क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफाई करता है एगारोज। ठीक है, पॉलीमराइजेशन जब होता है तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन में नॉर्मल जो वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गए, ये सारे इंटरेक्शन एगारोज जेल में होते हैं और वो सॉलिडिफाई होता है, पेज जो है पॉलीमराइज होता है। तो ये 2 मेन टाइप्स हैं, हम लोग एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग पेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पेज यानी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें जैसे हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए थे, ये किससे बनता है, इसमें जो सपोर्ट मीडियम होता है वो एक्रिलामाइड मोनोमर्स और मेथाइलिन बिसएक्रिलामाइड, अब बिसएक्रिलामाइड भी बोल सकते हैं, मेथाइलिन बिसएक्रिलामाइड दोनों को मिला के बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, मेन जो इसमें कंट्रीब्यूटर होता है वो एक्रिलामाइड होता है जो कि मोनोमर है, और इन एक्रिलामाइड मोनोमर्स को जोड़ने का जो काम करते हैं वो बिस एक्रिलामाइड करते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से ही एक पेज जेल बनता है। ठीक है, जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनता है इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक, अब इसमें जो है कोवैलेंट क्रॉस लिंकिंग होती है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था। तो किस कोवैलेंट क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होती है, ये जो जेल्स होते हैं एगारोज जेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा टफर होते हैं, ये ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाले होते हैं। बेसिकली आप इनसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, इनका रिजॉल्विंग पावर जो होता है जो ज़्यादा होता है। उसके बाद है ये ज़्यादा थर्मोस्टेबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, अनचार्ज होते हैं, रिलेटिवली केमिकली इनर्ट होते हैं। एक सपोर्ट मीडियम का केमिकली इनर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो केमिकली इनर्ट नहीं होगा तो जिन मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करने लगेगा और उनके सेपरेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो जो एक्चुअल सेपरेशन जो है साइज के हिसाब से आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो सपोर्ट मीडियम या जो जेल है वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए। अभी जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है। इस पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए एक केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं इनिशिएटर। तो ये इनिशिएटर जो है पेज के केस में अमोनियम पर सल्फेट होता है। अमोनियम पर सल्फेट बेसिकली फ्री रेडिकल्स जनरेट करवाता है और फिर यही फ्री रेडिकल्स जो है आगे के रिएक्शंस को जो है कि अप करते हैं। ठीक है, दूसरा जो केमिकल इसमें यूज होता है कैटलिस्ट, जिसमें कि टेमेड होता है। टेमेड का पूरा नाम है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइएमीन। ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है। तो जब तक आप इन दोनों को नहीं ऐड करेंगे, जो पॉलीमराइजेशन है एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का, वो नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन के लिए इस इनिशिएटर और टेमेड का यानी कैटलिस्ट का होना जरूरी है। अब इसमें जो
अब होता क्या है कि आप सोचिए कि जो जेल बनता है तो जेल से मॉलिक्यूल सेपरेट कैसे होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब जेल बनता है तो जेल बनने में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो सॉलिडिफाई होता है या पॉलीमराइज होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। और जब हम जिन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है, जब उनको हम इस जेल के अंदर रखते हैं तो उन्हीं पोर्स के अंदर से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर होते हैं इनकी साइज जो होती है वो जेल के अंदर किस साइज के पोर बनेंगे ये डिपेंड करता है कि आप एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं। अगर आप एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जो पोर का साइज होगा वो छोटा होगा, यानी जो पोर साइज है, दिस पोर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पोर साइज छोटा होगा, कंसंट्रेशन अगर कम होगा पोर साइज ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये पोर साइज को वेरी करा जाता है, डिपेंड करता है कि आप जो प्रोटीन प्यूरिफाई करना चाहते हैं या जो मॉलिक्यूल्स प्यूरिफाई करना चाहते हैं उनकी साइज रेंज क्या है, उसी हिसाब से इन पोर साइज को एडजस्ट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड। राइट, आई होप आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है बताए, फिर हम आपको बताएं आगे। नो सर। ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप समझ सकते हैं। तो ए वाला जो स्ट्रक्चर है आपका एक एक्रिलामाइड है, ए वाला जो स्ट्रक्चर है आपका बिस एक्रिलामाइड है। बिस एक्रिलामाइड बेसिकली क्या है, दो एक्रिलामाइड यूनिट ही हैं जो कि एक मेथाइलिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे ए वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक जो है इससे सिमिलर है, ए वाला स्ट्रक्चर भी इसी से सिमिलर है, बस एक ये दोनों एक्रिलामाइड को एक मेथाइलिन ग्रुप ने ऐड करा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको मेथाइलिन बिस एक्रिलामाइड भी बोलते हैं। तो जब इन दोनों को मिलाया गया और अमोनियम परसल्फेट और टेमेट दिया गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना के एक पॉलीमर बना लेते हैं। तो ये ढेर सारे मोनोमर्स और बिस एक्रिलामाइड एक दूसरे से जुड़ के एक पॉलीमराइज्ड जेल बना लेते हैं। ठीक है, ये हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि इसके पेज के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो पेज जेल्स होता है वो जनरली स्टेबल होता है और इसमें एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और ये सबको सहने की क्षमता होती है, पीएच को सहने की क्षमता होती है। इसमें आप छोटे से लेके मॉडरेट साइज के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे प्रोटीन हो चाहे डीएनए मॉलिक्यूल हो छोटे साइज के। उसके अलावा आप ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत सिंपली आप इसमें मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत थिन होता है, इसलिए बहुत प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए होती है, ब्रेक करने के चांसेस होते हैं जेल्स के। सेकेंड जो डिसएडवांटेज इसका है कि कुछ कंपोनेंट जो इसमें यूज करे जाते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जैसे जो एक्रिलामाइड होता है वो न्यूरोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, तो इसको हैंडलिंग करते समय प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनना चाहिए ताकि ये, और दूसरी चीज है कि स्किन इरिटेशन क्रिएट करते हैं, टेमेड स्किन इरिटेशन क्रिएट करता है, स्किन बर्निंग क्रिएट करता है, आई बर्न कर सकता है। तो बेसिकली ये सब जो केमिकल्स यूज करते टाइम प्रॉपर प्रोटेक्शन लेना जरूरी होता है। ठीक, अब जो पेज है, पेज के भी कई सारे टाइप्स हैं, हम आपको दो टाइप्स बताएंगे। जैसे पेज के जो दो टाइप्स हैं, एक है नेटिव पेज, दूसरा है नॉन नेटिव या डिनेचरिंग पेज, जिसको कि एसडीएस पेज भी बोलते हैं। नेटिव पेज क्या होता है, नेटिव जेल्स आर रन इन नॉन डिनेचरिंग कंडीशन, यानी जब हम नेटिव जेल रन करते हैं तो इसमें जो कंडीशंस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे हैं वो डिनेचर नहीं होते हैं। राइट, ये नॉन डिनेचरिंग कंडीशन में रन करा जाता है नेटिव जेल्स को, सो दैट मॉलिक्यूल्स नेचुरल स्ट्रक्चर इज मेंटेन। ऐसा इसलिए करा जाता है कि जो मॉलिक्यूल का अपना खुद का नेचुरल स्ट्रक्चर है वो रिटेन रहे, वो लॉस ना हो। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे इसको एक डायग्राम में। सो द मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड आर नॉट डीनेचर्ड एंड दस रिटेन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक एंजाइम को सेपरेट करना है, और अगर आप एंजाइम को सेपरेट करेंगे नॉन नेटिव से, आप सपोज करिए कि आपको नेटिव करना था, आपने नॉन नेटिव कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, वो डीनेचर हो जाएंगे। जब वो डीनेचर हो जाएंगे तो उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी।
तो जो जो नेटिव पेज है, ऐसे केसेस में नेटिव पेज का यूज करा जाता है, क्योंकि नेटिव पेज में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो रिटेन रहती है, उनका लॉस नहीं होता है। और ये जो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं, यही मॉलिक्यूल के फंक्शन के लिए जरूरी होती है। जो मॉलिक्यूल का कोई फंक्शन है उसमें उनकी क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो उनकी एक्टिव साइट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या एंटीबॉडीज हैं, उनकी जो एंटीजन के साथ बाइंडिंग एफिशिएंसी है, ये सब जो है कि नॉन, आप जब नेटिव पेज रन करते हैं, नेटिव पेज में रिटेन रहती है, जो साइट्स होती हैं वो खराब नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में आपको, जब आप ऐसे प्रोटीन या एंजाइम से एंटीबॉडी सेपरेट कर रहे हैं जिनको आप